हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंटरिम बजट को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं पीआईबी की समरी से, उसके बाद हम करेंगे एग्जाम जैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश और जिससे हमारी जो इंटरिम बजट है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीआईबी की समरी से। इसमें बोला कि इंडियाज रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% इन फिजिकल ईयर 2023-24। तो 2023-24 में याद रखना है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो कैसे कितना ग्रो करेगी, वो ग्रो करेगी 7.3%। ओके, उसके बाद हमसे बोला गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैपेक्स जिसे कहते हैं वो अगले साल से कितने से बढ़ाया जाएगा, वो बढ़ाया जाएगा 11.1% से, और 11.1% से बढ़ाने के बाद वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,11,111 करोड़। एक हमें ये याद रखना है। और जो कि हमारे पास कितना होगा, वो जीडीपी का कितना परसेंट होगा, वो होगा 3.4% ऑफ द जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट जो है 2024-25 में वो कितना एस्टिमेट किया गया है, वो एस्टिमेट किया गया है 5.1%। और पिछले साल में कितना कितना हुआ है फिजिकल डेफिसिट हमारा, वो है 5.8%। ये हमें याद रखना है। और इसी को हम अगले साल यानी 2025-26 में हमें कितना उसको बनाना है, उसको हमें लेस देन 5 करके ले जाना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बोला कि एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 2014-23 वाज यूएसडी $596 बिलियन। ये हमें याद रखना है कि जो इनफ्लो था एफडीआई का इनफ्लो 2014 से लेकर 23 तक विच वाज $596 बिलियन, विच इज ट्वाइस द इनफ्लो ड्यूरिंग 2005 से 14। ओके, ये हमें बोला गया। अब बोलोगे अपलिफ्टमेंट ऑफ 4 वर्ग हैं, तो उसको आप ऐसे याद रखिए ज्ञान करके। ठीक है, तो ज्ञान से मेरा मतलब क्या है, जी इज फॉर गरीब, वाई इज फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, नारी यानी वुमेन। So in that way, your four targets of the government would be covered. अब आपसे बोलोगे कि a corpus of rupees 1 lakh crore will be established with 50-year interest-free loan for youth। तो आपसे बोला गया है कि a corpus of rupees 1 लाख करोड़ किसके लिए बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा यूथ के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला गया है कि 1.3 लाख करोड़ जो आप करोगे वो किन के लिए, वो स्टेट्स के लिए होगा। ठीक है, तो आपसे ये पॉइंट कवर हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि अबाउट 1 करोड़ टैक्स पेयर्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम विड्रॉल ऑफ सर्टेन पेटी एंड डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स। तो जो आपकी कुछ डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स हैं, जैसे 2009 से 2010 की मैं बात करूं, तो उसमें कुछ 25,000 रुपये विड्रॉ कर लिया गया है। जो लोगों के पास अप टू 25,000 तक का टैक्स है वो विड्रॉ कर लिया सरकार ने कि नहीं चाहिए। उसके बाद 2010 के बाद से जो जिनके पास 10,000 रुपये तक का डायरेक्ट टैक्स पेंडिंग था, उन लोगों को भी विड्रॉ कर लिया गया है कि उन लोगों को भी छूट मिल गई। तो उसे उन लोगों की बात कर रहा है कि लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को इससे राहत मिलेगी। जो पेटी टैक्स डिमांड्स हैं उससे 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, हमें पता करना है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वही जो हमने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। बोल रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है, 11.1% से बढ़ा है, और होके कितना हो जाएगा 11,11,111 करोड़ रुपये, जो कि कितना हो जाएगा, वो जो होकी हो जाएगा 3.4% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। अब बोला कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3%। ओके, दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद द अपवर्ड डिवीजन एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर दिस। ओके, तो आरबीआई ने कितना एक्सपेक्ट किया है ग्रोथ को, आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है 7%। ठीक है, उसके बाद आता है कि उसके बाद बहुत सारी जो एंटिटीज हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इन लोगों ने अपने कुछ रिविजन्स वगैरह शेयर किए, वो अभी इतना ज़रूरी नहीं है। अब इसके बारे में बोलता है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है, ठीक है, वो कितना हो गया, 1.65 लाख करोड़ हो गया है। कब, 2023 में। ये हमें पता कर रहा है। देखिए, दिस इज 7th टाइम दैट ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यूज हैव क्रॉस 1.6 लाख करोड़ मार्क। ओके, अब बोल रहा है कि द टोटल रिसीट्स 2024-25 की बात कर रहा हूँ, जो आने वाला साल है, उसमें बोल रहा है कि जो हमारा लगभग एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर कितना बताया गया, 47 लाख। आप इसको 47.66 ना याद करके 47 लाख करोड़ याद करो, अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी हार्ड फॉर यू टू रिमेंबर। और एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा अगर आप ऐसे 47.66 करके याद रखोगे। आप इसको 47 लाख करोड़ याद रखो कि एक्सपेंडिचर लगभग आपके पास 47 लाख करोड़ है। ठीक है, और जो हमारे पास टोटल रिसीट्स हैं, टोटल रिसीट्स हमारे पास लगभग 30 लाख करोड़ की हैं, और जिसमें से जो हमारे टैक्स रिसीट्स हैं वो कितनी है, 26 लाख करोड़ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा खर्चा है वो है 47 लाख करोड़, जो हमारी रिसीट्स हैं टोटल वो है 30 लाख करोड़, और 30 लाख करोड़ में से जो हमारी टैक्स रिसीट्स हैं वो कितनी है, 26 लाख करोड़। बस एक हमें ये याद रखना है। अब बोला कि इन अ मेजर अनाउंसमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द स्कीम ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपेक्स टू स्टेट्स विल बी कंटिन्यूड दिस ईयर। तो जो हम
कैपेक्स के लिए लोन देते हैं स्टेट्स को, ठीक है, उसका आउटले कितना है इस बार, उसका आउटले है 1.3 लाख करोड़, ये हमें याद रखना है। अब उसमें बोला गया प्रोविजन ऑफ 75,000 करोड़ रुपीज एज 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रपोज दिस ईयर टू सपोर्ट द माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स ऑफ विकसित भारत फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही जो ये विकसित भारत की जो रिफॉर्म्स आने हैं उनके जो माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए उसका कितना टारगेट दिया है, उसका कितना अलॉटमेंट है, उसका अलॉटमेंट है 75,000 करोड़। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है फिस्कल डिफिसिट को 4.5% बिलो 4.5% से कर देना 2025-26 में। ओके, ये हमारा टारगेट, हमें टारगेट याद रखना है कि 4.5% है बाय 2025-26, और 2024-25 में हमारा कितना रहेगा फिस्कल डिफिसिट 5.1% रहेगा, और हमारा 2023-24 में कितना है 5.8% आया है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि पिछले साल में कितना था 5.8% था, आने वाले साल में हम बता रहे हैं कि 5.1% का हमारा टारगेट है, और उसको उससे अगले साल में हम कितना कर देंगे 4.5% कर देंगे, हमें पता नहीं है 5.1 5.1 सॉरी 5.8 5.1 फिर 4.5। उसके बाद हम आते हैं ग्रॉस और अपनी नेट मार्केट बोरिंग कितनी है हमारे पे, तो ग्रॉस मार्केट बोरिंग हमारे पास आती है 14 लाख करोड़ की, और हमारे पास उसमें से जो नेट मार्केट बोरिंग है वो लगभग 11 लाख करोड़ की आती है, हमें पता करना है। अब उसके बाद बोल रहा है द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टोटल रिसीट बोरिंग इज रुपीज इतना। अब करंट ईयर की बात चल रही है, देखिए अब बोल रहा है कि द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल रिसीट्स अदर देन द बोरोइंग इज रुपीज 27 लाख करोड़। ठीक है, तो हमारे पास रिसीट कितनी है 27 लाख करोड़ है, और जिस 27 लाख करोड़ में से टैक्स रिसीट्स कितनी है 27 लाख करोड़ में से टैक्स रिसीट्स है 23 लाख करोड़, और जो हमारे पास टोटल खर्चा हमारे पास कितना है 44 लाख करोड़ का। ठीक है, हमें ये बात पता करना है 44, 27 और 23, 44 लाख हमारा पूरा खर्चा है, टोटल रिसीट हमारी 27 लाख करोड़ की है, और जिसमें से जो हमारा टैक्स रिसीट्स है वो सिर्फ 23 लाख करोड़ तक का है। ओके, इसमें बोला था रेवेन्यू रिसीट्स एट रुपीज 30.03 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द बजट एस्टिमेट। ठीक है, तो जो बजट एस्टिमेट था हमारा उससे ज़्यादा का हमारा रेवेन्यू रिसीट है, ये हमें बता रहा है। एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 2014, तो एफडीआई इनफ्लो हमारा कितना था, एफडीआई इनफ्लो है हमारा $596 बिलियन। ठीक है, और ये 2005 से 14 के मुकाबले दुगना है, ये हमें पता होना चाहिए। 25 करोड़ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये हमें याद रखना है 25 करोड़। उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने लोन सैंक्शन करें, मुद्रा योजना लोन करें सैंक्शन 43 करोड़ लोन सैंक्शन करें, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 22.5 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा योजना से कितने करोड़ लोन सैंक्शन हुए, 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए, और उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 22.5 लाख करोड़, ये हमें पता होना चाहिए। अब ऑलरेडी पीएम आवास योजना ग्रामीण इज क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज, तो पीएम आवास योजना के हिसाब से 3 करोड़ हाउसेज जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम 2 करोड़ मोर हाउसेज विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 करोड़ नए घर हम बनाएंगे आने वाले 5 सालों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने करोड़ घर आने वाले हम कितने सालों में बनाएंगे, तो 2 करोड़ घर हम आने वाले 5 सालों में बनाएंगे। ओके, अब बोला कि सिमिलरली थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोग बेनिफिट होंगे, 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी एनेबल टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स एंड इट हैज जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने कितने फार्मर्स को बेनिफिट किया है, उन्होंने बेनिफिट किया है 38 लाख करोड़ को, और कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, 10 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बोले प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना हैज असिस्टेड कितने एसएचजीज को उसने असिस्ट किया है, और कितने इंडिविजुअल्स को, यानी 2.4 लाख एसएचजीज, और उसमें 60,000 इंडिविजुअल्स विद क्रेडिट लिंकेजेस। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने कितने फार्मर्स को बेनिफिट किया है, 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया है, और कितने लोगों का रोजगार जनरेट किया है, 10 लाख लोगों का रोजगार जनरेट किया है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज में कितने एसएचजीज को असिस्ट किया गया है, 2.4 लाख एसएचजीज को असिस्ट किया गया है, और जिसमें से इंडिविजुअल्स इसमें आप के हैं 60,000। ठीक है, 60,000 2.4 लाख एसएचजीज है 60,000, ये सब आपको याद रखना है। ये सब वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इन वैल्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब बोल रहे हैं कि जो
जो हमारे टैक्स सेवी यूथ है उनके लिए 1 करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पस है विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि फॉर रेलवेज, रेलवेज के लिए 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर है, उनके लिए बनाए गए हैं। रेलवे में तीन तीन नए कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं। तो पहला आता है आपका ईएमसी कॉरिडोर। ईएमसी क्या है? एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट। ठीक है, ईएमसी कॉरिडोर है। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी और तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। ये हमें 3 कॉरिडोर्स पता होना चाहिए क्या क्या। पहला एक ईएमसी, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी, तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। उसके बाद बोल रहा है कि 40,000 जो नॉर्मल रेल बोगी हैं उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड्स का हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब बोला एविएशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट्स आपके कितने हो गए? एयरपोर्ट्स आपके डबल हो गए, और डबल होके कितना हो गया? 149 हो गए। ओके, अब बोला टुडे 517 न्यू रूट्स आर कैरिंग। तो कितना? 517 नए रूट्स हैं आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर्स। तो 517 जो न्यू रूट्स हैं वो कितने करोड़ पैसेंजर्स को ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे हैं 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को। इंडियन कैरियर्स है प्रोएक्टिवली प्लेस ऑर्डर्स और अबव 1000 न्यू एयरक्राफ्ट। तो 1000 नए एयरक्राफ्ट के लिए उन लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया इंडियन कैरियर्स ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो फालतू की चीज़ें मैं आपको खुद याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बोले टू प्रोवाइड continuity in taxation, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds are also. Tax exemptions on certain income of some IFC units have been extended by 1 year up to 31 मार्च 2025। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं आपके, सॉवरेन वेल्थ फंड हैं और पेंशन फंड हैं, इनकी जो आप रियायत दे रहे हो आप इनकम टैक्स में, वो कब तक कर दी गई है? रियायत कर दी गई है 31 मार्च 2025 तक। ओके, ये हमें पता होना चाहिए, 31 मार्च 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बोला है कि विदड्रॉ सच आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000 पर्टेनिंग टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल 2009-10। तो मैं आपको बता रहा था जो पेटी टैक्स डिमांड है 2009 से 10 में, 2009 से 10 में जो डायरेक्ट टैक्स डिमांड है अप टू 25,000, जिन लोगों का 25,000 पेंडिंग है उसको विदड्रॉ कर दिया जा रहा है 2009 से 10 में। और जो 10,000 रुपये का पेंडिंग है जिनका 2010-11 से 2014-15 में, ठीक है, 2010 से लेकर 2015 तक, तो जिनका 10,000 पेंडिंग है उन लोगों का भी टैक्स विड्रॉ कर दिया जा रहा है, जिससे 1 करोड़ लोगों को सहायता होगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बोला अप्रिशिएटिंग द टैक्स बेस फ्रॉम, ओके ये तो सब ठीक है। अब बोला डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव मोर देन ट्रिपल्ड। तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो तिगुना हो गया, ट्रिपल टाइम्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और जो रिटर्न फाइलर्स हैं, जो फाइलर्स की संख्या है वो 2.4 टाइम्स हो गई। ये बात हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया है और जो फाइल करने वाले हैं वो भी 2.4 टाइम्स बढ़ गए हैं। ओके, अब बोल रहे हैं कि अंडर द न्यू टैक्स रिजीम देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पे विद इनकम अप टू 7 लाख। तो 7 लाख तक आपको पता नई रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं है। अब बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर ऑल्सो मैंशनड अबाउट डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितने से कितना डिक्रीज कर दिया गया है? तो पहले था 30%, उसको 30% से कम करके 22% कर दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स को। ये हमें पता होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए यही टैक्स को हमारा कर दिया गया 15% कर दिया गया। ओके, ये मैं समझ गया। अब बोला एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर रिटर्न हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 93 डेज इन 2013-14 टू मेरे 10 डेज दिस ईयर। तो यानी कि ये बोल रहा है कि जो पूरा एवरेज प्रोसेसिंग टाइम था रिटर्न का 2013-14 में था 93 दिन, 93 दिन से यही टाइम कितना हो गया? 10 दिन से कन्वर्ट हो गया इस साल में। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि about a recent survey conducted by a leading consultant, she said that 94% of leaders view the transition of GST as largely positive. तो आप इसे पूछ सकते हैं भी कितने परसेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री लीडर्स व्यू दिस ट्रांजिशन एज GST इज लार्जली पॉजिटिव। तो 94%। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा याद रख लेना अगर रख सको तो। अब बोल रहे हैं एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन हैज डबल टू 1.66 लाख करोड़। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज मंथली टैक्स कलेक्शन है वो कितना है? वो 1.66 लाख करोड़ है। ओके, स्टेट्स का SGST रेवेन्यू इंक्लूडिंग कंपनसेशन रिलीज टू स्टेट्स इन द पोस्ट GST पीरियड ऑफ 2017-18 टू 2022 हैज अचीव्ड अ बायंसी ऑफ 1.22। ओके, स्टेट्स की GST रेवेन्यू ने कितना बायंसी अचीव कर लिया? 1.22 अचीव कर लिया। ये हमें पता होना चाहिए। ये इम्पोर्ट रिलीज की बात कर रहा है। देखिए, इम्पोर्ट रिलीज टाइम डिक्लाइन बाय 47% टू 71% इनलैंड कंटेनर्स। तो इनलैंड कंटेनर में कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 47% से डिक्रीज हुआ है। और उसके जो घंटे कितने हो गए? 71 आवर्स हो गए। अब एयर कार्गो में 28% से डिक्रीज हुआ है, उसका जो टाइम कितना हो गया एयर कार्गो में? 44 घंटे हो गए।
सी पोर्ट्स की बात करूँ तो सी पोर्ट्स में 27% से डिक्रीज हुआ है और उसका जो टाइम है वो 85 आवर्स हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये आपको वैसे देखने में लग नहीं रहा होगा इंपॉर्टेंट, बट इस डाटा की वैल्यू बहुत है और आपसे कैसे भी करके पूछ सकता है ये डाटा। तो आपको इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट से याद रखना है कि इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स में कितने से गिरा है, 47% से गिरा है और टाइम हमारे पास हो गया 71 आवर्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद आपको एयर कार्गो की बात करता हूँ। एयर कार्गो में क्या बोल रहा है, एयर कार्गो में बोल रहा है कि 28% से वो डिक्रीज हुआ है और टाइम उसका हो गया 44 आवर्स। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब सी पोर्ट्स की बात करूँ तो सी पोर्ट्स में आपसे बोल रहा है कितने से डिक्रीज हुआ है, 27% से डिक्रीज हुआ है और अब आपका टाइम कितना हो गया, 85 आवर्स हो गया। दिस इज द इम्पोर्ट रिलीज टाइम। ओके, तो अब देखिए तो इनलाइन कार्गो में क्या है 47, एयरपोर्ट कार्गो में 28, सी पोर्ट में 27। इनलैंड कंटेनर्स में लगता है आपको 71 घंटे, यानी ठीक है, और एयर कार्गो में आपको लगता है 44 घंटे और सी पोर्ट में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 85 आवर्स। ठीक है, 71, 44, 85, 47, 28, 27। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका पीआईबी की समरी थी। इसके बाद हम एक कोचिंग का एक समरी है, उस कोचिंग की समरी को हम कवर करते हैं। ओके, तो आपसे बोल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो बजट है वो कितने टाइम प्रेजेंट किया है, तो सिक्स कंसेक्यूटिव टाइम कि निर्मला सीतारमन जी ने इसको प्रेजेंट किया है। तो यूनियन बजट जो है ये आपके किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि यूनियन बजट है। यूनियन बजट की जगह इसको लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और ये जो है ये हमेशा 1 फरवरी को ही रिलीज करती है सरकार। अब इसको आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि यूनियन बजट का आर्टिकल जो है वो कौन सा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल में आता है, वो आता है आर्टिकल 112 में। अब वोट ऑफ अकाउंट की बात करूं तो वोट ऑफ अकाउंट आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, वोट ऑफ अकाउंट आपका आर्टिकल में आता है 116। ये आपको पता होना चाहिए। अब इंटरिम बजट क्या होता है कि इंटरिम बजट ये जो सरकार का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब जो इलेक्शन वाला टाइम होता है ना, उसमें नॉर्मल बजट की जगह इंटरिम बजट आता है कि जो आपका ट्रांजिशन फेज है उस ट्रांजिशन फेज को कवर करने के लिए कि एक सरकार से दूसरी सरकार के पास जाए। तो अभी पता नहीं है कि बीजेपी सरकार वापस आए ना आए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए इंटरिम बजट दिया जाता है। अब इसमें आपको क्या क्या बात याद रखनी है कि वोट ऑन अकाउंट की बात याद रखनी है। वोट ऑन अकाउंट का कौन सा आर्टिकल है, 116 है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं सीधा सीधा मेन डाटा पर। देखिए पीएम विश्वकर्मा की बात करूँ तो पीएम विश्वकर्मा ने कितने तरह के ट्रेड्स कवर किए, 18 तरीके के ट्रेड्स कवर किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 34 लाख करोड़ का बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की कितनी सेविंग हुई है, 2.7 लाख करोड़ की सेविंग हुई है। क्या क्या बात आप याद रखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने ट्रेड्स हैं, 18 ट्रेड्स हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने लाख करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 34 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की कितनी सेविंग हुई, 2.7 लाख करोड़ की सेविंग हुई है। यह सब आपको डाटा आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। और 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए 10 सालों में, ये बताया गया है। और जो पीएम स्वनिधि है, पीएम स्वनिधि ने कितने लोगों की मदद करी है, 78 लाख 78 लाख लोगों की मदद करी। ये हमें पता होना चाहिए, 78 लाख स्टेट वेंडर्स हैं। ठीक है, और उनमें से 78 लाख में से 2.3 लाख ने थर्ड टाइम अपना ट्रांच पूरा किया है। जैसे इसमें आपको पता होगा 10,000, 20,000 और 50,000 तीन तरह की ट्रांचेज होती हैं। तो मतलब उन्होंने 10,000 रुपये का लोन रीपे करा, फिर 20,000 का भी रीपे करा, फिर उसके बाद 50,000 का लोन लिया है। तो ऐसे कितने लोगों ने 2.3 लाख लोगों ने लिया, ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड ट्रांच कितने लोगों ने, 2.3 लाख लोगों ने लिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम की। प्रधानमंत्री किसान स्कीम बात करूं तो 11.8 करोड़ लोगों को इससे फायदा पहुंचा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान स्कीम में कितने कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, 11.8 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं तो इसने क्रॉप इंश्योरेंस कितने लोगों को दिया है, 4 करोड़ लोगों को दिया है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करता हूं तो इसने कितने मंडीज को इंटीग्रेट किया, इसने 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया है। और इसने 1.8 करोड़ फार्मर्स को सर्विस पहुंचाई, 1.8 करोड़ फार्मर्स हो गया। और ट्रेड वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ट्रेड वॉल्यूम हो जाएगी 3 लाख करोड़ की। ठीक है जी, तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में आपको क्या बात रखना है कि 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया गया है और 1.8 करोड़ फार्मर्स को इसने लाभ पहुंचाया है। और इसमें ट्रेड वॉल्यूम कितनी आ जाती है आपकी, ट्रेड वॉल्यूम आ जाती है 3 लाख करोड़। ओके, यह हमें याद रहेगा। उसके बाद हम आते हैं स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया में कितने यूथ को ट्रेन किया गया है, 1 करोड़ 40 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है, 1.4 करोड़ याद आप रखना।
अपस्किल्ड एंड रीस्किल्ड कितने लोगों को किया है? 54 लाख लोगों को अपस्किल्ड एंड रीस्किल्ड किया है। और कितनी नई ITIs बनी है? 3000 नई ITIs बनी है। ठीक है, अब ये आपको कितने नंबर ऑफ IIT-IIM बने ये भी सब याद रखना है। 7 IIT हैं, 7 IIM हैं, 15 एम्स हैं और 16 ट्रिपल IITs है, और उसके साथ साथ 390 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। उसके बाद आपसे बोला कि पीएम मुद्रा में कितने लोन सैंक्शन हुए हैं? पीएम मुद्रा में 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं, जिसकी वैल्यू लमसम आ जाती है 22.5 लाख करोड़। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुद्रा में 43 लाख लोन सैंक्शन हुए हैं और जिसकी वैल्यू हो जाती है 22.5 लाख करोड़। ओके, उसके बाद आपको मुद्रा में ही क्या याद रखना है कि जो मैंने आपको कहता है 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए, 43 में से इसमें बोला कि 30 करोड़ जो लोन्स हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए हैं। 43 करोड़ में से 30 करोड़ जो लोन है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए हैं। फीमेल का जो एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, इट हैज़ गॉन अप बाय 28%। स्टेम की बात करूँ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इसमें आपकी महिलाएं कितनी है? महिलाएं आपकी 43% ऑफ एनरोलमेंट विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब आपको क्या याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 70% जो हाउस हैं, ठीक है, इन ग्रामीण इन रूरल एरियाज, तो वो वुमेन के लिए हैं। एज तो या तो उनके सोल उनको दिया गया है, अकेला उनको दिया गया है, उनको जॉइंट अपने पति हस्बैंड के साथ उनको आ जाती है। तो लगभग 70% जो हाउसेज हैं आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, वो उसमें आपकी महिलाओं को दिया गया है। ओके, ये हमें पता रहेगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कितने से इंक्रीज किया है, 11.1% से इंक्रीज किया है। और कितना हो गया है? 11,11,111 करोड़। यह हमें याद रखना है, विच कंस्टिट्यूट्स टू 3.4% ऑफ GDP। उसके बाद बोला कि आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी आयुष्मान भारत में एनरोल हो जाएंगे, वो तो ठीक है। रेलवेज की बात करते हैं। रेलवे में मैं आपको बताया था 3 कॉरिडोर्स हैं। EMC कॉरिडोर आपका पहला है, दूसरा आपका पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, तीसरा आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है। अब फिर बोला गया कि जो 40,000 नॉर्मल बोगीज हैं इनको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में। उसके बाद बोला गया कि जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं वो आपके 149 हो गए हैं। तो 517 नए रूट्स आपके दिए गए और ये 570 रूट्स कितने पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं? 1.3 करोड़ पैसेंजर। 570 न्यू रूट्स और कितने करोड़ पैसेंजर? 1.3 करोड़ पैसेंजर। तो इंडियन कैरियर्स ने कितने नए क्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है? 1000 नए क्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। अब आपको क्या याद रखना है कि डिस्पाइट कोई चैलेंजेस, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो टारगेट है कितना था? 3 करोड़ हाउसेज वो अचीव करने वाले हैं, जिसकी वजह से नया टारगेट वो कर रहे हैं 2 करोड़ नए और हाउसेज टू बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 करोड़ का टारगेट वो अभी अचीव उन्होंने कर सही लिया है ऑलमोस्ट। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि 2 करोड़ हाउसेज और वो देंगे अगले आने वाले कितने सालों में? 5 सालों। 5 सालों की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब रूफटॉप सोलराइजेशन की बात कर रहा है तो ये कितने लोगों को लाभ पहुंचाएगा? 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और उनको कितने यूनिट फ्री बिजली मिलेगी? 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और ईच जो एक घर है उसको कितने रुपए वो सेव कर लेगा? 15 से 18,000 वो सेव कर लेगा। अब बोला है कि जो कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ टू बी एस्टैब्लिश विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस के लिए, ठीक है, एक कॉर्पस कितने का है? 1 लाख करोड़ का है फॉर 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री। मत्स्य संपदा पे आते हैं। मत्स्य संपदा का हमारे पास क्या टारगेट एनहेंस किया गया है? एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ से कहाँ तक करनी है? एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें 3 टन पर हेक्टेयर से 5 टन पर हेक्टेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि हमें एक्सपोर्ट करने हैं डबल, कितने? 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। और टू जनरेट हमें 55 लाख एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करनी है। और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स टू बी सेटअप। उसके बाद बोल रहा है कि सी फूड एक्सपोर्ट्स डबल्ड सिंस 2013-14। ओके, 2013-14 देखा गया जो सी फूड है वो डबल हो गया। तो इसमें मत्स्य संपदा में आपको क्या क्या याद रखना है कि ये कि सबसे पहले तो उसकी प्रोडक्टिव एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है 3 टन पर हेक्टेयर से हमें 5 टन पर हेक्टेयर लेके जानी है। एक्सपोर्ट करना है दुगना, यानी कि 1 लाख करोड़ तक का। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है 55 लाख का। और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हमें सेटअप करने हैं। ओके, ये बात मैं समझ गया। अब बोल रहा है कि कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ कितना? कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मेट्रिक टन टू बी सेटअप बाय 2030। तो कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कितनी कैपेसिटी का बनाना है? 100 मेट्रिक टन का। और कब तक बनाना है? 2030 तक बनाना है, ये हमें बताना चाहिए। उसको बोला फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग। तो फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस की, किसके साथ? CNG के साथ, PNG के साथ फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर हार्नेसिंग ऑफशोर विंड एनर्जी ऑफ इनिशियल 1 गीगावाट कैपेसिटी। तो ये आपको याद रखना है कि ऑफशोर विंड
एनर्जी में कितनी कैपेसिटी, 1 गीगावाट कैपेसिटी की बात की जा रही है। ओके, टूरिज्म सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। लखपति दीदी स्कीम की बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी कितनी लखपति दीदीज आ गई हैं, 1 करोड़ लखपति दीदीज आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो उनका टारगेट है वो रिवाइज कर दिया गया है, 3 करोड़ का टारगेट इनका हो गया है। करंटली वी हैव 83 लाख SHGs विद 9 करोड़ वुमेन, तो लगभग 83 लाख हमारे पास SHGs हैं, ठीक है, विद 9 करोड़ वुमेन, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 38 लाख फार्मर हैं, 38 लाख फार्मर को बेनिफिट किया है और जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की बात करूं तो इन्होंने कितने SHGs को असिस्ट किया है, 2.4 लाख SHGs को असिस्ट किया है और 60,000 इंडिविजुअल्स को, ठीक है, 2.4 लाख SHGs और 60,000 इंडिविजुअल। ओके, ये मैं समझ गया। अब मैं फिर बात करता हूँ हेल्थ की। देखो, तो जो सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन है लड़कियों के लिए, कितने साल की लड़कियों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए, ये हमें याद रखना है। अब देखो, फॉर इनकीज अलोकेशन फॉर ब्लू रेवोल्यूशन के लिए कितना अलोकेशन है, 2352 करोड़, 2352 करोड़ है, ठीक है। और PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए कितना अलोकेशन है, 880 करोड़ रुपए अलोकेशन है। ये थोड़ा मोटा मोटा याद रख लेना। अब क्या है, अब हम बात करते हैं कि देखो, विकसित भारत के लिए 75,000 करोड़ रुपए एज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। तो स्टेट्स के जो विकसित भारत के जो माइलस्टोन्स हैं उनके लिए 75,000 करोड़ रुपए का ये प्रोविजन है फॉर 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोल रहा है कि देखिए FDI इनफ्लो जो है वो कितना हो गया, $596 बिलियन हो गया, जो 10 सालों में दुगना हो गया। इट इज ट्वाइस द इनफ्लो ड्यूरिंग 2005 से 14 के कंपेरिजन में दुगना हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। अब आपसे बात कर रहा है, ठीक है, अब आपसे बात कर रहा है GDP। तो GDP की फॉर्म अलग तरीके से उन्होंने बताइए कि गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, ओके, ये बात हो गई है। बोला एवरेज यील्ड इनकम ऑफ पीपल हैज इंक्रीज बाय 50%, तो एवरेज यील्ड इनकम कितने बढ़ गई, 50% से बढ़ गई, ये बात बताया गया है। ओके, हाँ, अब देखिए रिवाइज एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट, पहले बजट एस्टीमेट की बात करता हूँ फिर रिवाइज एस्टीमेट की बात करता हूँ। तो जो हमारा आने वाला साल है उसमें क्या बोला गया है कि टोटल रिसीट्स हमारे लगभग कितनी होंगी, 30 लाख करोड़ की हमारे पास टोटल रिसीट हो जाएंगी। अब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितने का होगा, टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा होगा 47 लाख करोड़ का। अब बोला जो टैक्स रिसीट्स हमें मिलेगी, टैक्स रिसीट्स कितने की मिलेगी, 26 लाख करोड़ की मिलेगी, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना है कि टोटल रिसीट्स हमारे पास 30 लाख करोड़ की मिलेंगी, जिसमें से टैक्स रिसीट जो होंगी हमारे पास वो 26 लाख करोड़ की होगी और जो टोटल आपका खर्चा होगा वो 47 लाख करोड़ का होगा। ओके, ये बात आपको पता रखनी है। और फिस्कल डिफिसिट का टारगेट क्या बताया गया, फिस्कल डिफिसिट का टारगेट 5.1% ऑफ GDP, जो उससे अगले साल में हमें कितना कर देना है, उससे अगले साल में हमें 4.5 से नीचे लेकर आना है इसको, ये बात हमारी तय हो गई है। अब ग्रॉस मार्केट बोरिंग, नेट मार्केट बोरिंग की बात करें तो ग्रॉस मार्केट बोरिंग लगभग 14 लाख करोड़ है और नेट मार्केट बोरिंग आपके पास 11 लाख करोड़ है। ओके, अब हम अपने जो हमारा साल है जो खत्म होने वाला है उसकी बात करते हैं, रिवाइज एस्टीमेट की बात कर रहे हैं। तो रिवाइज एस्टीमेट बोला गया है तो टोटल रिसीट्स आपकी कितनी है, 27 लाख करोड़ है, ठीक है, 27 लाख करोड़ है, जिसमें टैक्स रिसीट्स आपकी 30 लाख करोड़ है। रिवाइज जो आपका पूरा एक्सपेंडिचर है वो 44 लाख करोड़ है। और रेवेन्यू रिसीट्स आपकी कितनी है, रेवेन्यू रिसीट्स एट 30 लाख करोड़ आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द बजटेड एस्टीमेट। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट्स आपकी कितनी है, रेवेन्यू रिसीट्स आपकी हैं 30 लाख करोड़, ठीक है जी, ये बात मैं समझ गया आपकी। दिस इज द टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग इज 27 लाख करोड़, जिसमें टैक्स रिसीट्स आपकी कितनी हो जाती है, 30 लाख करोड़ हो जाएगी। और रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूँ तो रेवेन्यू रिसीट्स आपकी 30 लाख करोड़ करीब की है। रिवाइज आपका एस्टीमेट क्या है फिस्कल डिफिसिट का, वो है 5.8% ऑफ GDP। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा जो भी साल खत्म होने वाला है उसमें कितना फिस्कल डिफिसिट है, 5.8% है। आपको क्या याद रखना, देखो जो आपका साल खत्म होने वाला है उसमें आपका कितना है, 5.8% है। अब जो आने वाला साल है उसमें आपको कितना करना है, उसमें आपका 5.1% हो जाएगा। और जो उससे भी आने वाला साल है उसमें आपको बिलो लेस देन 4.5% फिस्कल डिफिसिट लेके जाना है, ठीक है। अगर इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो हम अपने पार्ट बी में चल सकते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, देखिए पार्ट बी बोला कि जो डायरेक्ट टैक्स है आपका वो 3 गुना हो गया है और जो आप रिटर्न फाइलर्स हैं वो 2.4 टाइम्स हो गए, ये आपको बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि जो देखिए 2013-14 में नो टैक्स लाइबिलिटी पहले कितने रुपए तक मिलती थी, 2.2 लाख मिलती थी, अब वो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देगा। तो 2.2 लाख कब था, 2013-14 में था, 2013-14 में कितना था, 2.2 लैक्स, और अब कितना हो गया, 7 लैक्स हो गया, ये आपको याद रखना है
कि 2013-14 में कितना था और अब कितना है। 2013-14 में 2.2 लाख, अब 7 लाख, तो सबको पता ही है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर रिटेल बिजनेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ से 1 करोड़। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपको पता है तो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गया है। ओके, अब थ्रेशोल्ड ऑफ प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल्स जो एलिजिबल है फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख टू, इंडिविजुअल्स के लिए कितना हो गया 50 लाख टू 75 लाख हो गया है। ओके, रिटेल बिजनेस के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़, इंडिविजुअल्स के लिए 50 लाख से 75 लाख। कॉर्पोरेट जो टैक्स रेट है वो आपका 30 से 22% गिरा दिया गया है, 30 से अब 22% हो गया। और आपको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, ताकि मैन्युफैक्चर को और बढ़ावा मिले, उनके लिए कितना हो गया, उनके लिए 15% हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ, देखिए जो रिटर्न्स का जो टाइम बताया गया है, रिटर्न्स का जो टाइम है वो 93 डेज था। कब, 2013-14 में। 2013-14 में 93 डेज था, और उसको हमसे मात्र 10 दिनों में आप पूरा रिटर्न का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो अब से कितना हो गया, पहले था 93 डेज 2013-14 में, अब से सिर्फ आपको 10 दिन लगते हैं, मतलब पूरे रिटर्न प्रोसेस करने में, ये बात बता रहा है। अब बताता है आपको इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, तो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कितना है 2000, तो 1.66 लाख करोड़ है एवरेज मंथली, यानी पूरे महीने का एवरेज कितना आता है 1.66 लाख करोड़ आ रहा है। तो टैक्स बायंसी इंक्रीज हो गई है स्टेट रेवेन्यू की, तो पहले टैक्स रेवेन्यू थी 2012-16 में 0.72, और अब कितनी हो गई है 1.22 हो गई है, 1.22 हो गई है। आपको याद रखना है कि प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी की बात करते हैं। प्री जीएसटी में 0.72 याद रखो, पोस्ट जीएसटी में 1.22 याद रखो, बस सिंपल सी बात है, 0.72 1.22। बोला कि 94 एक सर्वे हिसाब से जो 94% इंडस्ट्री लीडर्स हैं, तो उन्होंने जीएसटी को लार्जली पॉजिटिव देखा गया है, बस ये आप याद रखो इसमें। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि 47% टू 71% हो गया इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, और 28% टू 44 हो गया है एयर कार्गो, और 27% टू 85 आवर्स हो गया है सी पोर्ट्स। ओके, ये मैं समझ गया। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि देखिए, इनलैंड कार्गो में आपका 47% से रिडक्शन होकर 71 आवर्स हो गए, 28% से रिड्यूस होकर आपका 44 आवर्स हो गए, और 27% से रिड्यूस होकर आपका 85 आवर्स हो गए। ठीक है, 71 फॉर इनलैंड, 44 फॉर एयर कार्गो, 85 फॉर सी पोर्ट्स। आपको ऐसे करके इसको याद रखना है। 47% डिक्रीज हुआ इनलैंड में, 28% डिक्रीज हुआ एयर कार्गो में, 27% डिक्रीज हुआ है सी पोर्ट्स में। ओके, अब बोला कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन की बात करते हैं, तो देखिए जो आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स हैं वो अप टू 25,000 आपको विड्रॉ कर ली गई हैं फॉर फिजिकल अप टू फिजिकल ईयर 10 तक, और यानी 2009-10 की बात कर रहे हैं, फिजिकल ईयर 10 लिखा तो 2009-2010 की बात कर रहे हैं, अप टू जिसकी यानी 10,000 तक का आपका विड्रॉ किया जाएगा फॉर फिजिकल ईयर 10, यानी कि 2010-11 से 2014-15 की बात कर रहा है। ठीक है, तो अप टू 2010 से 2015 में आपका 10,000 रुपये विड्रॉ हो जा रहा है, और 2009-2010 में आपका 25,000 रुपये विड्रॉ डायरेक्ट टैक्स का जो डिमांड है वो विड्रॉ हो रही है। तो इससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा, इससे 1 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड टैक्सेस, अब कॉर्पोरेट टैक्स मैंने आपको कितना बताया, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से लेकर 22% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15% कर दिया गया, ताकि नई जो मैन्युफैक्चर है वो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। नो टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विद इनकम अप टू, तो जो 7 लाख तक है उनको कोई एलिजिबल, मतलब उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई, तो हमें ये देखिए ये पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितने लाख करोड़ मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसे मिले, तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि 6.2 लाख करोड़ हो गया है। और सबसे कम किसको मिला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को मिला है, इसको कितना मिला 1.27 लाख करोड़ मिला है। तो 1.27 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर को मिला है, और 6.2 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है, ये आपको बताना चाहिए। दूसरे नंबर मॉर्थ है, तीसरे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, चौथे नंबर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पांचवें नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, फिर सिक्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पहले नंबर पे आप डिफेंस याद रखो, दूसरे नंबर पे मॉर्थ याद रखो, तीसरे नंबर पे रेलवे याद रखो। ठीक है जी, और लास्ट नंबर पे आप ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर याद रखो, उनको मिला कितना 1.27 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला कितना 6.2 लाख करोड़। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो, तो अब हम अपने एमसीक्यूज पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन टैक्स पेयर सर्विसेज एज हाइलाइटेड इन द इंटरिम यूनियन बजट,
significant reforms in customs have led to more efficient processes. तो आपको बताना है कि which of these are the correct ones. तो बोल रहा है inland container depots the import release time has been reduced by approximately 50% to now stand at 71 hours. नहीं, inland container depots मैंने आपको क्या बताया था कि 47% से डिक्रीज होगा, 47% से डिक्रीज हो रहा है और वो टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया 71 आवर्स. तो ये आपका गलत हो जाएगा. बोला द रिडक्शन इन इम्पोर्ट रिलीज टाइम एट एयर कार्गो की बात कर रहा है. ओके, ब्रिंग इट डाउन टू 44 आवर्स. ओके, तो कितने से रिडक्शन मैंने आपको बताया था, 28% से रिडक्शन बताया था और इट हैज ब्रॉट डाउन टू 44 आवर्स. आई थिंक दिस इज राइट. अब बोला था सी पोर्ट्स हैव सीन अ रिडक्शन ऑफ 27%. बिल्कुल, इससे 27% था, बट द टाइम हैज डिक्रीज टू 65 आवर्स इंस्टेड ऑफ रिपोर्टेड 85 आवर्स. नो, द टाइम हैज बीन डिक्रीज टू 85 आवर्स. तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, नॉट 65 आवर्स, इट इज डिक्रीज टू 85 आवर्स. तो इन दैट वे द करेक्ट वन वुड बी 2 ओनली. तो आपको उसको कैसे याद रखना है कि 47% इससे डिक्रीज करना था इनलैंड कार्गो में. फिर आपको याद रखना था कि एयर कार्गो में कितने से डिक्रीज करना है, 28% से. और सी पोर्ट्स की बात कर रहे थे हम, सी पोर्ट्स में कितने से डिक्रीज हो रहा है, 27. तो 47, 28, 27 ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है. इसमें टाइम कितना लग रहा है इनलैंड कार्गो में, 71 आवर्स लग रहा है. इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें 44 आवर्स लग रहा है. और इसमें कितना टाइम लग रहा है आपका सी पोर्ट्स में, सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है सी पोर्ट्स में 85 आवर्स. ओके, तो ये सब आपको याद रखना है इसको. अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. बोला है द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स डेडिकेशन टू रिफॉर्मिंग एंड एनहांसिंग taxpayer services aiming to streamline the tax filing and assessment processes. Review the following statements about these reforms and determine their accuracy. अब the information in the processing of tax returns has seen a reduction in average processing time from 93 days to just 10 days. तो बिल्कुल बात ठीक है. तो जो आपका टाइम कितने से कितना चेंज हो गया, 93 डेज था पहले 2013-14 में, अब सिर्फ आपको 10 दिन लग रहे हैं एक प्रोसेस ITR पूरा फाइल करने में, प्रोसेस में. The introduction of faceless assessment and appeal processes represents a move towards minimizing direct interaction between taxpayers and tax officials, thus aiming to reduce potential biases and enhance transparency. बिल्कुल बात ठीक है. Innovation tax filing include the launch of updated income tax returns, a revamped Form 226AS and pre-filled tax returns which now complicate. No. देखिए complicate लिखा हुआ है, ये बात which now complicate the return filing process for taxpayers. This is wrong. It has eased the return filing process. Okay. तो ये आपका गलत हो जाएगा. तो यानी कि आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली. अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर. बोल रहा है इन लाइन विद द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज आर्टिकुलेटेड इन द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 वेरियस मेजर्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू सपोर्ट टैक्स कंप्लायंस एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वंस. आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू 20,000 फॉर फिस्कल ईयर 10 एंड अप टू 15,000 फॉर फिस्कल ईयर 11 से 15 हैव बीन विड्रॉन. नो, ये गलत है. विड्रॉन के लिए मैंने आपको कितना बताया था, कितने से कितना विड्रॉ हुआ है. फिस्कल ईयर 10 में अगर मैं बात करूं तो विड्रॉ कितना हुआ था आपका, 25,000 रुपये. और फिस्कल ईयर 11 से लेकर 15 तक कितना आपका विड्रॉ हुआ है, आपका विड्रॉ हुआ है 10,000 रुपये. आपको ये बात पता होनी चाहिए. अब बोला अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ टैक्सपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द विड्रॉल. बिल्कुल बात ठीक है, 1 करोड़ टैक्सपेयर्स बेनिफिट होने वाले. ओके. द टैक्स बेनिफिट्स extended to startups and investments made by sovereign wealth funds and pension funds as well as tax exemption for some units in IFSCs which were previously set to expire on 31 March 2023 have now been extended to until 31 March 2025. तो ये भी बात ठीक है. तो 31 मार्च 2025 तक ये सब एक्सटेंड हो गए जो बेनिफिट्स टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं स्टार्टअप्स को, सॉवरेन वेल्थ फंड्स को और पेंशन फंड्स को. ओके, तो कब तक एक्सटेंड हो गए, 31 मार्च 2025 तक हो गए. एक और 2 और 3 आपका सही हो जाएगा. तो 2 और 3 आपका सही हो गया. अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर. The interim union budget 2024-25 has laid out financial priorities through its allocations to various ministries. From the budget details provided, which ministry receives the highest allocation and the lowest in the financial year? तो highest किसको मिला है, हाईएस्ट आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है और लोएस्ट किसको मिला है, लोएस्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को. ये आपका सही हो जाएगा. तो अब डिफेंस को कितना मिला था 6.2 और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1.27 लाख करोड़ ऐसे करके मिला हुआ है. पहले स्थान पर आपका मैंने आपको बताया था डिफेंस आता है, दूसरे पे आपको मैंने बताया था मॉर्थ है और मॉर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और तीसरे पर आपका रेलवेज है, और लास्ट में आपका क्या था, लास्ट में आपका था मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर. ठीक है,
विच फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर, आपको ऐसे करके याद रखना है। अब बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन आपका, द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 हैज प्रपोज्ड फाइनेंशियल एलोकेशंस टू की स्कीम्स टू बोल्स्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। तो मनरेगा के लिए आपके पूछा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए विच इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम। तो देखिए मनरेगा के लिए कितना एलोकेशन किया गया है, मनरेगा के लिए एलोकेट किया गया है 86,000 करोड़ रुपए। तो ये आपको याद रखना है, मनरेगा के लिए कितना एलोकेट किया गया है, 86,000 करोड़। इन द परस्यूट ऑफ द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, the interim union budget 2024-25 has dedicated funds to the national green hydrogen mission. What is the allocation of the mission in the fiscal year 2024-25 to support the development of the clean energy resources and reduce carbon emissions? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आपको कितना बजट दिया गया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन में आपका एलोकेशन है 600 करोड़ रुपए का, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू एनहेंस हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, द इंटरिम यूनियन बजट 2024 हैज इंक्रीज funding for the Ayushman Bharat PMJAY scheme. How much has the budget allocation for the Ayushman Bharat PMJAY scheme has been set for the fiscal year 2024-25 to expand healthcare coverage? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना आपका लोकेशन किया गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आपका लोकेट हुआ है 7500 करोड़, इंडिकेटिंग अ मॉडरेट इंक्रीज टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको किस किस स्कीम का याद रखना है? देखिए मैंने आपको बताया कि मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ है, फिर उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आपके पास 600 करोड़ रुपए है, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आपका 7500 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। अब बोला अकॉर्डिंग टू द इंटरिम यूनियन बजट हाउ मेनी पीपल हैज द गवर्नमेंट असिस्टेड ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 10 सालों। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितने लोग भरा है? 25 करोड़ भरा है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी। अकॉर्डिंग टू इंटरिम यूनियन बजट 2024 से हाउ मेनी फार्मर्स हैव रिसीव क्रॉप इंश्योरेंस अंडर फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना के अंदर 4 करोड़ लोगों मतलब फार्मर्स को हेल्प मिली है। अब बोल रहा है कि रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इनएक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दे रीच टू फार्मर्स। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ओवर 9 करोड़ फार्मर्स। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने कितने करोड़ फार्मर्स को हेल्प करी? 11.8 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करी। ठीक है, ओवर 9 गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया आपका। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 4 करोड़ फार्मर्स हैव रिसीव क्रॉप इंश्योरेंस, ये आपका ठीक हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम हैज इंटीग्रेटेड कितना 1000 मंडी नहीं है, 1361 मंडी है, 1361 मंडीज एंड सर्व्ड कितना फार्मर्स को 1.8 करोड़ फार्मर्स, उन्होंने सर्व किया है 1.8 करोड़ फार्मर्स विद ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्या आपको बात पता करनी थी इसमें? तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में कितने फार्मर्स को असिस्ट किया है? 11.8 करोड़ फार्मर्स को असिस्ट किया है, यह बताना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस मिला है? 4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस मिला है। ई नाम में बात करूं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में, तो उन्होंने कितने मंडीज को इंटीग्रेट किया है? 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया है। और कितने फार्मर्स को सर्व किया है? 1.8 करोड़ फार्मर्स को सर्व किया है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है ई नाम की? 3 लाख करोड़ रुपीस, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटर 2024-25 बाय व्हाट परसेंटेज हैज फीमेल एनरोलमेंट। तो कितने परसेंट से फीमेल एनरोलमेंट बढ़ा है? 28% से फीमेल एनरोलमेंट बढ़ा है। ओके, बोला अकॉर्डिंग टू इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 आई विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अचीवमेंट इन वुमेन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, अंडर मुद्रा योजना 20 करोड़ नो 30 करोड़ वुमेन के लिए कितना बताया था मैंने? 30 करोड़ बताया था। टोटल आपका कितना था? टोटल आपका था 43 करोड़। 43 करोड़ मैंने आपको बताया था 30 करोड़ जो है सिर्फ वुमेन को ही डिसबर्स हुए। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ 28%, बिल्कुल बात ठीक है। इन स्टेम कोर्सेज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन कंस्टिट्यूट 43% विच इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। 1 आपका गलत हो गया, तो 2 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। और बोले कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो रिलेटेड टू द पीएम आवास योजना विद रिस्पेक्ट टू द इंटरिम यूनियन बजट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। मोर देन 70% ऑफ द हाउसेज, तो आपको बताइए 70% से ज्यादा हाउसेज वुमेन के लिए दिए गए, बिल्कुल बात ठीक है। द पीएम आवास योजना ग्रामीण इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज इवन विद द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड, बिल्कुल बात ठीक है। There is a plan to initiate construction of 2 crore additional houses within the coming 3 years. No, within the coming 5 years. आने वाले 5 सालों में उनको 2 करोड़ एडिशनल हाउस बनाने हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर वुड बी 1 and 2। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि 2 करोड़ हाउसेज उनको आने वाले 5 सालों में बनाने हैं।
अब बोला है अकॉर्डिंग टू द इंटरिम यूनियन बजट 2024 परचेज हाउ मेनी हाउसहोल्ड्स आर सेट टू रिसीव 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू द रूफटॉप सोलराइजेशन। ईच हाउसहोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू से 15,000 से 18,000 एनुअली। तो कितने करोड़ का बताया था? 1 करोड़ लोगों का बताया था मैंने। तो बोला अकॉर्डिंग टू इंटरिम यूनियन बजट 2024 परचेज स्क्रूटनाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज बेनिफिटेड कितना? 20 लाख फार्मर्स एंड क्रिएटेड 5 लाख एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। मैंने इसमें आपको बताया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इट हैज बेनिफिटेड कितना? 38 लाख फार्मर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग 10 लाख जॉब्स। तो आपको क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में इट हैज प्रोवाइडेड बेनिफिट्स टू 38 लाख फार्मर्स एंड इट हैज जनरेटेड 10 लाख जॉब्स। ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अब बोले प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना हैज सपोर्टेड 1.2 lakh SHGs and 30,000 individuals. No, this is wrong. मैंने आपको क्या बताया था? इसमें 2.4 lakh SHGs थे, 2.4 lakh SHGs और इंडिविजुअल कितने थे? 60,000 इंडिविजुअल्स थे। तो प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज में 2.4 लाख SHGs बेनिफिट हुए और 60,000 इंडिविजुअल्स। ओके जी, ये आपको पता करना है। अब बोला इन एन एफर्ट टू बोल्स्टर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप अ कॉर्पस अकॉर्डिंग टू द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 व्हाट इज द अमाउंट अलोकेटेड फॉर द कॉर्पस दैट विल ऑफर 50 इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। ओके, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कितना था? 1 लाख करोड़ रुपए एक कॉर्पस बनाया जा रहा है। Reflecting the strategy move to bolster national infrastructure job creation, the capital expenditure outlay in the budget has been significantly raised. By what percent has the capital expenditure कितने से रेज हुआ है? 11.1% से रेज हुआ। कितना रेज हुआ? 11,11,111 करोड़ which is 3.4% of the GDP। ये आपको बताना चाहिए। अब बोला according to interim union budget 2024-25 announcements, analyze the following statements about the development in the Indian railways and identify the correct ones। Okay, तो अंडर पीएम गति शक्ति के बारे में बोल रहा है 2 major economic corridors have been identified। This is wrong। 3 major economic corridors आपके बताए गए। क्या बताया था मैंने? एक तो आपका EMC था जिसमें आपका क्या था? एनर्जी आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, सीमेंट आ जाता है। ओके, तो दिस EMC कॉरिडोर था। और फिर उसके बाद आपका था पोर्ट कनेक्टिविटी और तीसरा था आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी। ये 3 कॉरिडोर थे। द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इंक्लूड एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट। एनर्जी में EMC कॉरिडोर आ गया। उसके बाद बोला बट नॉट पोर्ट कनेक्टिविटी ऑर्डर्स, नॉट, नो, दिस इज रॉन्ग। इट इंक्लूड्स व्हाट? EMC, इट इंक्लूड्स आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी और उसके बाद आपका आता है इसमें पोर्ट कनेक्टिविटी। तो ये तीनों ही आपके जो कॉरिडोर्स हैं वो हैं। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। एज पार्ट ऑफ द रेलवे अपग्रेड 30,000 नॉर्मल बोगीज आर कन्वर्टेड टू वंदे भारत। ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि 40,000 जो बोगीज हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में। तो ये तीनों ही आपके गलत हो गए। तो आपसे क्या पूछा था? आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। तो नन ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट वंस। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एविएशन सेक्टर एज पर द इंटरिम यूनियन बजट। तो इंटरिम यूनियन बजट की बात करें तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट डबल होके कितने हुए? 149 हो गए। बिल्कुल बात ठीक है। अ टोटल ऑफ 570 न्यू रूट्स आर नाउ कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर्स। बिल्कुल बात ठीक है। 570 न्यू रूट्स हैं, कितने करोड़ पैसेंजर्स को ले जा रहे हैं? 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को ले जा रहे हैं। इंडियन कैरियर्स हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर 500 न्यू एयरक्राफ्ट। नो, इंडियन कैरियर्स ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए? 1000 नए एयरक्राफ्ट के लिए प्लेस किया गया। तो 1 and 2 वुड बी द आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं in line with the government's commitment to sustainable energy as highlighted in the interim union budget 2024-25, analyze the following statement regarding the green energy initiative and identify the correct ones। A goal has been set to establish a coal gasification and liquefaction capacity of 50 metric ton 100 metric ton का coal gasification liquefaction capacity करनी है 2030 तक। तो 100 टन है coal gasification and liquefaction capacity of 100 ton by 2030। There will be mandatory blending of compressed biogas in CNG for transport and PNG for domestic use, but the phase out of this initiative is not mandated. No, the phase out of this initiative is mandated. This is wrong. This is also wrong. This is also wrong. The target for coal gasification and liquefaction capacity is 100 metric ton by 2030 is an effort to enhance cleaner energy production. Only 3 would be the answer. If identify the correct ones only, it is asking, so 3 only. Now it is asking the consider the recent initiative outlined in the interim union budget aimed at enhancing tourism infrastructure in India. Analyze the following statements. Okay, states will be provided with short-term interest-bearing loans for the development of iconic tourist centers.
नो नो, दिस इज देखिए शॉर्ट टर्म नहीं है, एक तो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स। ओके, ये आपको बताना चाहिए। अब बोला क्या, देयर विल बी अ फ्रेमवर्क established to rate tourist centers, but it will only be based on the quality of services, not facilities. No, there will be a framework established to rate tourist centers, but it will be based on the quality of services and facilities. It will be based on the quality of services and facilities. तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। States will be given incentives to undertake comprehensive development and global marketing of iconic tourist centers alongside a matching scheme for long-term interest-free loans for such products. This only three would be the answer. Now it is saying, reflecting on India's growing attractiveness as an investment destination, the period from 2014 to 2023 saw a significant surge in the foreign direct investment. According to an interim Union budget 2024-25, by how much did the FDI inflow? तो FDI आपका कितना था? FDI आपका कितना हो गया? $596 billion करीब है, और ये दुगना हो गया है 2005 से 2014 के कंपैरिजन में। The inflow was एक सेकेंड, according to interim union budget 2024, by how much did the FDI inflow into India during this 2014 surpass the, तो 2005 से 14 के मुकाबले कितना हो गया था? दुगना हो गया था। The inflow was twice of the previous decade. ओके, बिल्कुल बात ठीक है। बोल रहा है the recent fiscal strategy by the central government to incentivize reforms in state governments includes a substantial financial provision. According to interim union budget announcements, what is the proposed amount set aside as 50-year interest-free loan to support milestone-linked reforms by state governments, showcasing a commitment to long-term fiscal planning and cooperative federalism. Okay, the recent fiscal strategy by central government to incentivize reforms in state governments includes substantial financial provision. According to interim union budget announcement, proposed amount set off as 50 interest-free loan to support milestone-linked. तो माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स के लिए कितना बताया था मैंने आपको? माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स के लिए 75,000 करोड़ था। ओके, अब बोला एनालाइज द फाइनेंशियल डिटेल्स रिलीज इन द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 कंसर्निंग इंडियाज फिस्कल मैनेजमेंट, evaluate the following statement and identify the correct ones. The revised estimate of the total receipts excluding borrowings is projected at rupees 25.56 crore with tax receipts constituting, नहीं ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि लगभग ये 27 लाख करोड़ की बात कर रहा था और ये लगभग 30 लाख करोड़ की बात कर रहा था, तो ये तो आपका गलत हो ही जाएगा। बोलो द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड इज रिपोर्टेड एज 44 लाख करोड़, इंडिकेटिंग स्ट्रेटेजिक फिजिकल आउटले टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। ये सही है, क्योंकि 44 लाख करोड़ का था, मेरे को याद है। 47 लाख करोड़ आपका आने वाले साल में, और पिछले साल में आपको 44 लाख करोड़ है। द फिस्कल डेफिसिट इज पैक्ड एट 6.8% GDP फॉर 2023। नो, ये कितना पैक किया गया है? 5.8% किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आई थिंक 2 ओनली वुड बी द आंसर। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गोइंग एज पर द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 India's fiscal framework is set with specific targets for the upcoming financial year. Assess the following statements about the budget estimates for 2024-25 and identify the correct ones. The budget estimates for total receipts are projected at 32, while the estimated tax receipts are expected at इतना नहीं, तो ये बात गलत है। ये लगभग 30 लाख करोड़ की बात कर रहा था, और जो एस्टिमेटेड टैक्स रिसीट्स इसमें कितनी थी? 26 लाख करीब होने थी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर तो 47 लाख करोड़ के आसपास है, रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट प्लान फॉर फिस्कल आउटलुक। बिल्कुल ठीक है। द फिस्कल डेफिसिट 2024-25 इज टारगेटेड एट 4 फिस्कल डेफिसिट कितना टारगेट किया गया है 2024-25 के लिए? 2024-25 के लिए कितना टारगेट किया गया? 5.1% टारगेट किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आपको पता करना था, तो करेक्ट वो भी 2 ओनली। Now we have come to the next question. In light of the fiscal discipline and consolidation efforts detailed in the interim union budget 2024-25, consider the following statements regarding the fiscal deficit targets for India. Determine the correct combination of statements. The fiscal deficit for the year 2024-25 is estimated to rise to 6.1% GDP. No, it would be 5.1% of the GDP, demonstrating a cautious approach. तो आपका गलत हो जाएगा। The estimate of the fiscal deficit for the year 2023-24 stands at 5.8%. बिल्कुल ठीक है। The government has set an ambitious target to curtail the fiscal deficit below 4.5% by 2026-27. No. This is also no. तो 4.5% आपको कब तक करना है? 2025-26।
ठीक है जी। 2024-25 की मैं बात करूँ तो 24-25 में आपका आ जाएगा 5.1 और 2023-24 में आपको पता है वो कितना हो गया 5.8, 5.8, 5.1 और उसके बाद 4.5 की बात करें 2025-26 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 2 ओनली। अब बोला है पार्ट ऑफ इट्स फिस्कल स्ट्रेटेजी एंड टू एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 has outlined several key points regarding direct taxes. Identify the correct incorrect statements. Okay, important है। The finance minister has proposed significant increases in the tax rates for direct tax. No, जो डायरेक्ट टैक्स है वो वैसे के वैसे ही हैं। Over the past decade, direct tax collection has tripled and the number of return filers has more than doubled. तो 2.4 टाइम्स हो गए जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स हैं आपको बताना चाहिए, और ट्रिपल तो आपका ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो गया है, रिफ्लेक्टिंग एनहांस, तो ये आपका ठीक है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स इन इन्वेस्टमेंट मेड बाय सॉवरेन वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड अंटिल 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। तो ये भी आपका गलत हो जाए, तो करेक्ट मतलब दो इनकरेक्ट आपको बताएं तो इनकरेक्ट वुड बी 1 and 3। अब आपको देखो, आपको बोला 28 क्वेश्चन। द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 has introduced several measures aimed at enhancing taxpayer services and easing the tax compliance burden. Evaluate the accuracy of the following statements regarding changes in the direct taxes for financial year 2010-11 2014-15 indirect outstanding direct tax demand up to 10,000 okay have been withdrawn, okay, reflecting a strategic move, बिल्कुल बात ठीक है। The government has decided to withdraw outstanding tax demands up to 50 नहीं है, 25,000 है 2009-10 के लिए 25,000, तो ये आपका गलत हो जाएगा। These adjustment in outstanding tax demands are expected to benefit over 2 करोड़। नो, ये 1 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाएंगे, ये हमें आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही है बस। अब बोला था इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 provides insights into the transformational impact of GST on India's indirect tax landscape. Evaluate the following statements to discern their accuracy in the context of GST performance and reception. The introduction of GST has led to the decrease in the average month gross GST collection, which now stands at, तो डिक्रीज नहीं है, ये इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंक्रीज हो गया, एवरेज मंथ जीएसटी कलेक्शन है 1.66 लाख करोड़, ये बात ठीक है। तो एवरेज मंथ हमें पता होगा कि एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन इज 1.66 लाख करोड़, और इंक्रीज हुआ है। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी द टैक्स रेट हैज एक्सपेंडेड, effectively doubling its size, which is indicative of the broader compliance and inclusion GST has fostered. तो टैक्स बेस तो आपको बढ़ा ही है, तो ये आपका ठीक है, सुनने में भी ठीक लगा है। Prior to the implementation of GST, the SGST revenue buoyancy was higher at 1.22 compared to the post GST. No, this is reverse only. मतलब प्री जीएसटी में कितना था? प्री जीएसटी में था 0.72 और 0.2, और पोस्ट जीएसटी में यही आपका कितना हो गया 1.22। तो जो बायनेंसी है 0.72 से 1.22 गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर वुड बी 2 ओनली, अगर सही पूछा है तो 2 ओनली वुड बी द राइट आंसर। 0.72 से 1.22 वुड बी द स्टेट्स बायनेंसी। The interim union budget 2024-25 underscores significant strides in tax rationalization to enhance compliance and ease the tax burden on individuals and businesses. Examine the following statements regarding these tax rationalization efforts and identify the correct ones. The exemption limit for income tax liability has been raised significantly from 5 lakh in 2013-14 to 7 lakh. No. Exemption limit 2013-14 में 5 लाख नहीं थी, 2013-14 में लगभग 2.2 लाख थी, तो 2.2 लाख से ये 7 लाख हो गई, ये बात ठीक है, पर ये 5 लाख नहीं थी, 2.2 लाख से 13-14 में 7 लाख हो गई है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है द थ्रेशोल्ड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर रिटेल बिजनेस हैज सीन एन एडजस्टमेंट इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 करोड़ to 3 करोड़, ठीक है, एम्ड एट सिंप्लीफाइंग टैक्स कंप्लायंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर रिटेल बिजनेस कहाँ से कितना हो गया, 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गया। For professionals opting the presumptive taxation, the threshold has been elevated from 50 लाख से 75 लाख, ये भी बात ठीक है, तो 2 and 3 would be right। बिजनेसेस के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गया है, इंडिविजुअल्स के लिए 50 लाख से 75 लाख हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बोला इंटरिम यूनियन बजट हाईलाइट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फोस्टरिंग अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू टैक्स रैशनलाइजेशन मेजर्स। Assess the following statements regarding the statements in corporate income tax rates and determine the veracity. Veracity means truthfulness, कि इसमें कितना सच है।
The corporate income tax rate for existing domestic companies has been reduced to a flat rate of 25% नहीं 22%. फ्रॉम अर्लियर 30% से 22% हो गया, तो ये गलत हो जाएगा. न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर इंसेंटिवाइज विद अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑफ 15%. आर मूव एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये आपका ठीक है. अब बोला है कि तो क्योंकि आपको पता ही कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 15% है ये. The reduction in corporate income tax to 22% from 30% for existing domestic companies and the introduction of 15% tax rate for new manufacturing companies are steps taken to enhance economic growth and competitiveness. So 2 and 3 would be right. Now we are coming to next question, saying that highlighting the efficiency improvements in tax administration as announced in the interim union budget 2024-25, the government has made significant strides in the streamlining tax payer services. What is the current average processing time for tax returns? तो पहले था 93 डेज 2013-14 में, और अब कितना हो गया, सिर्फ 10 दिन में आपका पूरा ITR प्रोसेस का काम हो जाता है. तो सी वुड बी द आंसर. नाउ इट इज सेइंग एवलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन बजट एंड द इंटरिम बजट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. द यूनियन बजट आल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड ऑन 31 जनवरी. नो, दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb. तो ये आपका गलत हो गया. एज पर आर्टिकल 112 की बात करूं तो द बजट अलाउइंग द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, तो 112 में बिल्कुल होता है. द इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इफ इट इज इन द लास्ट ईयर इन द ऑफिस बिफोर जनरल इलेक्शंस इन न्यू. तो 2 and 3 would be the right answer. Now it is saying that assess the following statements about various schemes and their impacts as mentioned in the context of poverty alleviation in India in interim union budget 2024-25 and select the correct combination. तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. बोला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इज एम्ड एट, तो कितने ट्रेड्स हैं, 18 ट्रेड्स हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. बिल्कुल बात ठीक है. प्रधानमंत्री स्वनिधि में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि में हैज प्रोड्यूस्ड 78 lakhs, आउट ऑफ विच 2.3 lakh हैज रिसीव क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम. बिल्कुल बात ठीक है. 78 लाख स्टेट वेंडर्स की बात की है, उनमें से 2.3 लाख ने थर्ड ट्रांच को टच कर लिया है. बिल्कुल बात ठीक है. द प्रधानमंत्री जनमन स्कीम टारगेट्स पर्टिकुलरली PVTG ग्रुप को टारगेट कर रहा है, फोकसिंग ऑन दोज प्रीवियसली अनरीच्ड बाय द डेवलपमेंट इनिशिएटिव. बिल्कुल बात ठीक है यार. तो 1, 2 and 3, तो B would be the answer. Now we are coming to our last question. The last question is saying the recently Union Minister for Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman presented the interim union budget 2024-25 according to which the government will focus on upliftment of 4 major castes. तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 मेजर कास्ट कौन कौन सी. ज्ञान आपको ऐसे याद करना है. तो G में आपका गरीब आ गया, ओके. Y में आपका यूथ आ गया. A में आपका अन्नदाता यानी फार्मर आ गया. N फॉर नारी, इसमें आपका वुमेन आ गया. तो गरीब आ गया, महिला आ गया, युवा आ गया, अन्नदाता आ गया. तो क्राफ्ट्समैन इसमें अलग है, तो क्राफ्ट्समैन को आप टिक कर दीजिए. तो इसी के साथ हमारा जो क्विज है ये सब समाप्त हो गया है. तो आई होप आपको बजट पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, और जिस तरह से मैंने आपका पूरा बजट कवर किया है, आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है. तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए कुछ वीडियोस, नए वीडियोस करके लेकर आता रहूँगा. ओके, तो टिल देन आप लोग ख्याल रखें और मिलते हैं नई वीडियो में.